सौभाग्य है आप सबके साथ मुख्य न्यायाधीशों और बहुत सारे देशों के राजनीतिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र और शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के साथ इस 24वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में मुझे हिस्सा लेने का अवसर मिला है। मैं अपने देश की तरफ से आप सबका बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। इस कार्यक्रम के आयोजक सिटी मॉन्टेसरी स्कूल और माननीय श्री जगदीश गांधी जी, मॉरिशस रिपब्लिक के माननीय उपराष्ट्रपति जी, कई देशों से आए हुए सम्मानित पूर्व राष्ट्रपतिगण, पूर्व प्रधानमंत्री, वाइस चांसलर्स, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से संबंधित हमारे जस्टिस, चीफ जस्टिस, आए हुए सभी सम्मानित डेलीगेट्स, सम्मानित अतिथिगण और पत्रकार और छायाकार मित्रों, साथ ही साथ मैंने उपलब्ध कराने के लिए वहाँ भी संप्रदाय के हमारी भी सम्मानित बहन ने यहाँ पर आकर के बहुत अच्छे तरह से सबका स्वागत किया। मैं उनका भी बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जैसे ये विषय चुना गया आर्टिकल 51, भारत एक बड़ा देश है और हमने अपनी जरूरतों के हिसाब से आज़ादी के बाद अपने देश में हम सारे कामकाज को ठीक ढंग से कर सके, उस दृष्टि से संविधान का निर्माण किया। और उसी संविधान के भाग 4 में आर्टिकल 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को इसमें पिरोया गया है, जिसमें हमारी समाज के प्रति जो जिम्मेदारियां हैं आर्टिकल 36 से 50 तक, उसके बारे में बहुत सारे विचारों और किस तरह से हमको काम करना है, ऐसे प्रिंसिपल्स को स्थापित किया गया। लेकिन आर्टिकल 51 हमारा अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार अन्य देशों के साथ कैसा होगा, इसको लेकर के ये आर्टिकल है। और निश्चित रूप से आज का जो समय है, उस समय के अनुरूप ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। मैं श्री जगदीश गांधी जी को, वैसे वो बहुत सारे काम समाज के लिए कर रहे हैं, लेकिन जो उन्होंने विषय चुना है वो आज की दुनिया के लिए बहुत ही प्रासंगिक विषय है। आज दुनिया में कई चुनौतियां मानव समाज के सामने खड़ी हो रही है। उस दृष्टि में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, उसको लेकर के हमारे देश के संविधान में आर्टिकल 51 में जो हमने बातें कही है, उसमें मुख्य रूप से 4 विषय आते हैं। हमने पहली बात ये रखी है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को हम बढ़ावा देंगे। दूसरा विषय हमने इसमें ये रखा है आर्टिकल 51 के सेकेंड पार्ट, दूसरा विषय है राष्ट्रों के बीच में न्याय संगत और सम्मानजनक संबंध बने। और तीसरा उसका सब्जेक्ट है हमारा अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधि दायित्वों के लिए सम्मान को बढ़ावा देना और अंतर्राष्ट्रीय विवादों का निपटारा हम मध्यस्थतों के माध्यम से कर सके, ऐसा भारत का प्रयास होगा। इस दृष्टि से हमने अपने संविधान में आर्टिकल 51 में इन 4 मुख्य प्रावधानों को किया है, जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार को कि वो कैसा होगा उसके विषय में प्रकाश डालते हैं। आप सब जानते हैं ये देश बहुत पुराना देश है, ये शिक्षा, ज्ञान और परंपरा का देश है। हमारी संस्कृति और इतिहास बहुत समृद्ध है।
और पूरी दुनिया में भारत की पहचान एक ऐसे देश के रूप में है जो किसी के लिए कभी भी कठिनाई नहीं बनता। अपने सेवा और सहयोग के द्वारा हम विश्व के सभी देशों के साथ अपने अच्छे संबंधों को स्थापित करना चाहते हैं। हमारे देश में आज से लगभग 4000 वर्ष पूर्व हमारे देश के एक विद्वान नारायण शास्त्री ने हितोपदेश नामक ग्रंथ में ये लिखा था। आज से 4000 साल पहले लिखा था, वसुधैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया एक परिवार। उन्होंने पूरे विश्व को एक गांव से भी छोटी इकाई बना दिया था। उनका ये कहना था हम सब एक परिवार है। और उसी को हमारे प्रधानमंत्री जी ने अभी G20 का जो हमारा समापन का सत्र था उसमें उन्होंने कहा कि वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। हम सब एक दूसरे से बंधे हुए एक परिवार के सदस्य। और उस दृष्टि से हमारे देश ने लगातार ऐसे प्रयासों को किया है कि हम उन सारी बातों को जो विश्व में शांति और सुरक्षा को स्थापित कर सके उसके लिए हमने काम किया है। भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भारत की भूमिका के महत्व पर जोर दिया है और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा और मानव जाति के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 को हमने सिद्धांतों के अनुरूप नीतियों को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाने का काम किया है। भारत सरकार के नेतृत्व में हमने अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई पहले की, जिसमें आप कह सकते हैं कि जब प्राकृतिक आपदाएं आई उस समय में भी जापान हो, भूटान हो, नेपाल हो, तुर्की हो, हर जगह पर भारत ने अपने संसाधनों के माध्यम से वहां के लोगों की मदद करने का प्रयास किया है। जहां कहीं पर ऐसी परिस्थितियां इस देश में आई, दूसरे देशों में आई, जो उनके लिए कठिन थी, वो चाहे अफगानिस्तान का विषय हो जहां दवाएं और खाद्यान्न हमने विश्व की संस्थाओं के साथ मिलकर पहुंचाने का काम किया। श्रीलंका में विदेशी मुद्रा का भंडार जब कम हुआ और वो फाइनेंस के मामले में चुनौतियों का सामना कर रहे थे, उस समय भारत उनके साथ खड़ा हुआ। हम लोगों ने देखा कोविड-19 के समय में बहुत सारे ऐसे देश थे जहां पर दवाएं उपलब्ध नहीं थी, कठिनाइयां थी। उस समय में भी हमारे देश ने कोविड-19 के चुनौतीपूर्ण समय में, जब पूरे विश्व के लिए वो कठिन समय था, उस समय में भी हमने 150 देशों को वैक्सीन और दवाएं पहुंचाने का काम किया। और एक तरह से कोविड-19 के समय में 150 देशों के लिए हमारा देश एक फार्मेसी बन गया था और फार्मेसी के तरह हमने काम किया। हमने ऐसे सभी देशों में जिनमें इस तरह की बातें आती हैं उनको हम कैसे मदद कर सकते हैं, उसके लिए हम काम करते हैं। नमस्कार, बैठिए। दूसरी तरफ भारत संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशनों में सैनिकों का सबसे बड़ा योगदान करता है। सरकार ने इन मिशनों का समर्थन जारी रखा है और संयुक्त राष्ट्र शांति व्यवस्था में सुधार के प्रयासों में भी अपना योगदान दिया है। भारत सरकार की आतंकवाद के प्रति शून्य सहिष्णुता की नीति और देशों के साथ विभिन्न सुरक्षा संवाद में आतंकवाद विरोधी सहयोग के महत्व पर भी जोर दिया गया है। और भारत की आतंकवाद विरोधी क्षमताओं को मजबूत करने के लिए भी हमने कई कदम उठाए हैं। शांति प्रिय देशों के साथ एकजुटता प्रदर्शित करने और आतंकवादी वित्त पोषण का मुकाबला करने का भी निरंतर सहयोग करने के लिए हमने एक पुल बनाने में मदद करने के लिए भारत ने नई दिल्ली में आतंकवाद विरोधी वित्त पोषण पर तीसरे नो मनी फॉर टेरर मंत्री स्तरीय सम्मेलन की मेजबानी भी की है। भारत सरकार ने क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए पड़ोसी देशों के साथ
सहयोग पर भी महत्व दिया है। हमने नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और एक्ट ईस्ट पॉलिसी जैसी कई पहले शुरू की है, जिनका उद्देश्य भारत का अन्य देशों के साथ संबंधों को मजबूत करना है। भारत सरकार शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय और वैश्विक मंच पर सक्रिय रूप से भाग लेती रही है। उदाहरण के लिए हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने ब्रिक्स, शंघाई सहयोग संगठन और G20 आदि में सक्रिय भूमिका का निर्वहन किया है। अगर आप G20 की बात करेंगे तो अभी जो हमारा अफ्रीकन एसोसिएशन था, जिसको एक 55 देशों के ऐसे संगठन के रूप में हम मानते हैं जैसे हमारे यूरोपीय संगठन, उनको G20 में जोड़ करके हमने अपनी उस नीति को बढ़ावा दिया है, जिसके माध्यम से हम अफ्रीकी देशों को भी समाज की हमारे विश्व की जो मुख्य धारा है, उस मुख्य धारा में लाने के लिए, उनको सहयोग करने के लिए जो हमारी प्रतिबद्धता है, उसको हमने दिखाया है। सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए अन्य देशों के साथ भी साझेदारी विकसित की है। उदाहरण के लिए भारत ने भारत प्रशांत क्षेत्र में शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अन्य देशों के साथ घनिष्ठ साझेदारी को भी विकसित किया। भारत सरकार ने कूटनीति और आर्थिक साझेदारी के माध्यम से अन्य देशों के साथ मजबूत संबंध बनाने पर भी ध्यान केंद्रित किया है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और व्यापार, रक्षा और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने के लिए कई देशों से वार्ता भी की है और कई देशों में ऐसी कॉन्फ्रेंस में स्वयं शामिल होकर के उन्होंने अपना योगदान किया है। इसलिए हम कह सकते हैं संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशनों में योगदान, आतंकवाद का मुकाबला, पड़ोसी देशों से सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों ने भारत को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए एक विश्वसनीय देश बनाया है। ये हमारे आर्टिकल 51 का पहला अंश था, जो हमने अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति में हमारा ये आर्टिकल क्या कहता है। दूसरा जो हमारा विषय था वो था कि हमारे देशों के साथ न्यायपूर्ण और सम्मानजनक संबंध होने चाहिए। भारत सरकार ने देशों के बीच न्याय संगत और सम्मानजनक संबंध बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया है और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमने कई कदम उठाए हैं, जिसमें भारत सरकार ने आर्थिक कूटनीति के महत्व पर जोर दिया है। भारत और अन्य देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए भी हमने कई कदम उठाए। व्यापार करना यहाँ सरल हो, उसके लिए भी हमने कई कदम अपने देश में व्यवस्थाओं को लेकर के उठाए हैं। सरकार ने मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया जैसी कई पहल शुरू की है, जिनका उद्देश्य भारत को विदेशी निवेश के लिए एक आकर्षक गंतव्य के रूप में हमने स्थापित करने का काम किया है। भारत सरकार ने पड़ोसी देशों के साथ जुड़ाव के महत्व पर भी जोर दिया है। जैसे मैंने पहले कहा कि सरकार ने नेबरहुड फर्स्ट नीति शुरू की है, जिसका उद्देश्य भारत के पड़ोसियों के साथ संबंधों को गहरा करना है। हमारे प्रधानमंत्री ने भारत की सॉफ्ट पावर कूटनीति के हिस्से के रूप में, आप सबको याद होगा कि हमने अपनी सरकार के द्वारा 2015 में संयुक्त राष्ट्र संघ में एक प्रस्ताव रख करके भारत की जो बहुत पुरानी एक चिकित्सा पद्धति भी आप कह सकते हैं, शिक्षा पद्धति भी कह सकते हैं, योग को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उससे सभी मंचों पर सम्मान मिले, उस दृष्टि से हमने काम प्रारंभ किया और अंतरराष्ट्रीय योग दिवस को इस दुनिया के 177 देशों ने अपनी मान्यता दे करके, उसके पक्ष में मत दे करके 21 जून को प्रतिवर्ष हम योग दिवस को मनाते हैं। इसी तरह से एक सॉफ्ट पावर कूटनीति के तहत हमने हमारी जो आयुर्वेदा है, आयुर्वेदा चिकित्सा पद्धति को भी हमने आगे बढ़ाने का काम किया है। स्वच्छ भारत मिशन जैसी पहलों के माध्यम से वैश्विक मंच पर भारतीय संस्कृति और मूल्यों को हमने बढ़ावा देने के लिए हमारी जो संस्कृति है, जैसे मैंने शुरुआत में कहा वसुधैव कुटुंबकम, उसी दृष्टि से हमने काम करना लगातार। हमारा जो आर्टिकल 51 में न्यायपूर्ण और सम्मानजनक संबंध राष्ट्रों के बीच बने, उसके लिए हमने काम किया है और राष्ट्रों के बीच निष्पक्ष और सम्मानजनक संबंधों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जो हमने एक्ट ईस्ट, लुक ईस्ट, लुक वेस्ट, ऐसी सारी जो
हमने योजनाएं चलाई, उन पर हमने बल दिया और हमारे प्रधानमंत्री ने पहली बार इस हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी थे जिन्होंने फिलिस्तीन की भी यात्रा की थी। और वहां पर भी अभी आपको जानकारी होगी जो जिस तरह की परिस्थितियां हैं वो विश्व के लिए चिंताजनक है, लेकिन उन परिस्थितियों में भी फिलिस्तीन के लोगों को हमारे देश ने दवाएं और उनके लिए जो भी सहयोगी चीजें वस्तुएं थी उनको भी पहुंचाने का हमने काम किया है। सरकार ने अफ्रीका आउटरीच पहल पर भी शुरुआत की है जिसका अफ्रीकी देशों के साथ बहुत गहरा संबंध है। इसलिए हम कह सकते हैं कि मोदी सरकार ने देशों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानजनक संबंध बनाए रखने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिसमें आर्थिक कूटनीति, पड़ोसी देशों के साथ जुड़ाव, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए समर्थन, सॉफ्ट पावर पर ध्यान केंद्रित करना और उच्च स्तरीय कूटनीतिक पहल ने भारत को एक विश्व शांति व सहयोग के लिए प्रतिबद्ध राष्ट्र के प्रतिनिधि के रूप में स्थापित करने का काम किया है। ये हमने आर्टिकल 51 के जो हमारा सेकेंड प्रतिपादित सिद्धांत है उसके अनुसार किया। हमारा तीसरा सिद्धांत जो हमने आर्टिकल 51 में स्थापित किया है वो है अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधि दायित्वों का सम्मान करना। इस पर भी सरकार ने बहुत फोकस किया है और इस तरह से सम्मान को बढ़ावा देने के लिए हमने कई कदम उठाए हैं। इस संबंध में हमारी सरकार ने जलवायु परिवर्तन पर पेरिस का हमारा एग्रीमेंट हो, सस्टेनेबल गोल्स तय करने हो, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन हो, परमाणु क्षति के लिए पूरक मुआवजे पर कन्वेंशन हो, देशों के साथ जो डबल टैक्सेशन से हम बच सके उसके लिए एग्रीमेंट हो, DTA सहित कई अंतर्राष्ट्रीय संधियों का अनुमोदन किया। यह अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधि दायित्वों का सम्मान करने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के लिए समर्थन व्यक्त किया और राष्ट्रों की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और कानून के शासन का सम्मान करने के महत्व पर जोर दिया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का आह्वान भी किया है जो अंतर्राष्ट्रीय कानून और मानदंडों का सम्मान करती है। सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधि दायित्वों के सम्मान के महत्व को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सक्रिय रूप से भाग भी लिया है। भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधि दायित्वों के प्रति सम्मान को बढ़ावा देने के लिए कई घरेलू कानून भी बनाए। हमने पर्यावरण कानून अपने देश में नए तरह से बनाया, सड़क सुरक्षा के लिए वैकल्पिक विवाद समाधान और ऊर्जा से संबंधित कानूनों को भी हमने अपने देश में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के सम्मान और उनसे हमारा सामंजस्य ठीक हो सके उस दृष्टि से अपने देश में भी इस तरह के कानूनों को हमने बनाया। सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधि दायित्वों के प्रति सम्मान को बढ़ावा देने के लिए अन्य देशों के साथ भी सहयोग के महत्व पर जोर दिया है। भारत ने व्यापार, रक्षा और जलवायु परिवर्तन जैसे क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अन्य देशों के साथ कई द्विपक्षीय समझौतों पर भी हमने हस्ताक्षर किए। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाते हुए भारत सरकार ने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भी मंजूरी दी है, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का समर्थन किया है, अंतर्राष्ट्रीय मंचों में भाग लिया है। घरेलू कानून और इस तरह के बन सके जो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों से सामंजस्य जिनका बैठ सके और उसके अलावा वैश्विक मानव जाति के लिए हमने अन्य देशों के साथ सहयोग करने की प्रतिबद्धता दर्शाई है। भारत सरकार ने विवाद समाधान जो हमारा चौथा पॉइंट है आर्टिकल 51 का, भारत सरकार ने विवाद समाधान के अपने पसंदीदा तरीके के रूप में मध्यस्थता को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं। हमने मध्यस्थता द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विवादों के निपटारे को प्रोत्साहित किया है और उसके लिए हमने अपने नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र की स्थापना भी की है। NDIAC जो हमारा मध्यस्थता केंद्र है जो दिल्ली में स्थित है, मध्यस्थता कार्रवाई संचालित करने के लिए विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा और सुविधाएं प्रदान करता है और भारत को अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता का केंद्र बनाने के उद्देश्य से ये इस केंद्र की स्थापना की गई है। मध्यस्थता और सुलह अधिनियम में संशोधन हमारी सरकार ने इसको इसलिए संशोधित किया है कि इससे और अधिक मध्यस्थता अनुकूल बनाने के लिए मध्यस्थता और सुलह
अधिनियम में हमने संशोधन किया है कि संशोधनों में मध्यस्थता कार्रवाई के शीघ्र निपटाने के लिए और भारत में मध्यस्थता के विकास को बढ़ावा देने के लिए मध्यस्थता परिषद की स्थापना के प्रावधान, हमने जो नया मध्यस्थता कानून अपने देश में बनाया है उसमें ऐसे प्रावधानों को भी हमने शामिल किया है। साथ ही साथ सरकार ने विवादों को निपटाने के साधन के रूप में मध्यस्थता और सुलह जैसे ADR तंत्र को भी बढ़ावा दिया है। इसने देश भर में कई मध्यस्थता केंद्र हमारे स्थापित किए हैं और वाणिज्यिक विवादों में ADA तंत्र के उपयोग को प्रोत्साहित भी हमने किया है। सरकार ने मध्यस्थता पर सिंगापुर कन्वेंशन जैसे विवाद समाधान के पसंदीदा तरीके के रूप में मध्यस्थता को बढ़ावा देने के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता समझौतों पर भी हमने हस्ताक्षर किए, जिससे निवेशकों का विश्वास बढ़ेगा और विदेशी निवेशकों को भारत की प्रतिबद्धता का पालन करने के बारे में एक सकारात्मक संदेश भी मिलेगा। भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता को बढ़ावा देने के लिए इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स ICC और लंदन कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन LCIA जैसे अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता संस्थानों को भी सहायता प्रदान की है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार विवाद समाधान के पसंदीदा तरीके के रूप में मध्यस्थता को बढ़ावा देने के लिए हमेशा उत्सुक रहती है और मध्यस्थता द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विवादों के निपटारे को प्रोत्साहित भी हमने किया है। NDIAC की स्थापना, मध्यस्थता और सुलह अधिनियम में संशोधन, ADR तंत्र को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता समझौतों पर हस्ताक्षर करना और अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता संस्थानों के लिए समर्थन, इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कुछ प्रमुख कदम है। भारत अपनी प्रतिबद्धता, जो हमने संविधान में आर्टिकल 51 में 4 विषय दिए, उन चारों विषयों पर हमने इस तरह से अपनी प्रतिबद्धता विश्व के सामने रखी है और आपके सामने भी मैंने इसलिए इसको रखा है कि हमारे आर्टिकल 51 को श्री जगदीश गांधी जी ने जिस तरह से चुना है, इसने भारत को अपना पक्ष आपके सामने रखने का जहां अवसर दिया है, वहीं हमको ये बात बताने का भी मौका है कि भारत एक इस तरह का देश है जिसकी संस्कृति सदैव से सेवा की रही है। हमने हमेशा हमारी पुरानी संस्कृति को भी आप देखेंगे तो हमने सद्भावना और विश्व कल्याण की बात की है। हमने कभी भी मसल्स पावर के माध्यम से या इकोनॉमिक पावर बनने के लिए हमारे यहाँ प्रयास नहीं होता है। हमारे यहाँ अगर आप दुनिया में देखेंगे, एक अकेला ऐसा देश है, इसमें सबसे अधिक सम्मान उन्हीं को मिलता है जो सब कुछ त्याग करके समाज की भलाई के लिए काम करते हैं। और जिस तरह से जगदीश गांधी जी कर रहे हैं, उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा काम किया है। ऐसे आप देखेंगे कि भारत ही एक ऐसा देश है जहां पर जो सब छोड़कर आपके आता है, केवल एक कपड़ा पहने हुआ आता है, वो सबसे ऊंची सीट पर बैठता है, बाकी सारे लोग नीचे बैठते हैं। ये हमारी संस्कृति है और इस संस्कृति का दर्शन आज पूरे विश्व ने किया है। हमारे प्रवासी भारतीयों के माध्यम से, हमारी सरकार की योजनाओं के माध्यम से, हमारी सरकार की प्रतिबद्धताओं के माध्यम से, जिस तरह से पूरे विश्व में हमने इन सारी चीजों को अवगत कराया है, आज विश्व भारत की तरफ आकर्षित है और भारत भी चाहता है कि हम अपनी सेवा के द्वारा इस विश्व को एक ऐसा स्थान बनाएं जहां पर सारे लोग आनंद के साथ रहें, जिनकी सारी जरूरतें पूरी हो, शांति के साथ रहें, सम्मान के साथ रहें। और उस दृष्टि से भारत अपनी संस्कृति, अपनी परंपराओं, अपने ज्ञान, शिक्षा और हमारी जो समृद्ध ऐतिहासिक विरासत है, उसके आधार पर हम विश्व में देशों के माध्यम से सेवा करके उन लोगों के बीच में अपना स्थान बनाना चाहते हैं और विश्व को एक ऐसे स्थान के रूप में निरूपित करना चाहते हैं जो सभी के कल्याण की कामना करें। हम लोग कहते हैं सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। हमारे यहाँ कहा जाता है कि सब लोग सुखी, सब निरोग, सब आनंद से रहे। हम कहते हैं सब प्राणियों में सद्भावना हो, पूरे विश्व का कल्याण हो। और उस दृष्टि से मैं समझता हूँ कि श्री जगदीश गांधी जी ने मुझे आज ये आर्टिकल 51 का यहाँ पर कॉन्फ्रेंस करके जो हमारे संविधान में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भारत का रवैया कैसा है, भारत का व्यवहार कैसा रहने वाला है, भारत का रुख क्या है, हमने क्या किया है, वो कहने का उन्होंने अवसर दिया है। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ और इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में संयोजक के रूप में उन्होंने एक महत्वपूर्ण और प्रासंगिक विषय को लेकर के जो सम्मेलन आयोजित किया है, उसके लिए मैं उनको बधाई देता हूँ। इस समय वर्तमान दुनिया में
उनका ये बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जब आने वाली जो हमारा भविष्य है, जो हमारे 2.5 करोड़ से ज़्यादा ऐसे नौजवान जो बच्चे हैं, जो अब समाज में अपनी भूमिका निर्वहन करने के लिए तैयार हो रहे हैं, उनके लिए ये कॉन्फ्रेंस एक बड़ी कॉन्फ्रेंस होगी जो उनकी जानकारियों को भी बढ़ाएगी और वर्तमान समय की ज़रूरत के अनुसार प्रतिबद्धता जो भारत की है वो दुनिया के लिए एक ऐसे रूप में जाए जिससे दुनिया को जानकारी हो और हमारी ये जो आर्टिकल 51 है उसके विषय में हम दुनिया के सामने जो रख पाए, उसके लिए भी मैं उनकी इच्छा शक्ति, दृढ़ संकल्प, इस उम्र में भी जिस तरह से वो यहाँ पर आए और बड़े उत्साह के साथ उन्होंने यहाँ पर सबका संबोधन किया, मैं उनका बहुत आदर के साथ, सम्मान के साथ उनका आभार व्यक्त करता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ। साथ ही साथ हमारे देश में हमारे उपराष्ट्रपति जी मॉरिशस रिपब्लिक से आए हैं, कई हमारे पूर्व राष्ट्रपति हैं, कई पूर्व प्रधानमंत्री हैं, कई पूर्व उपराष्ट्रपति हैं, हमारे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जस्टिस हैं, चीफ जस्टिस हैं और भी अपने अपने क्षेत्रों वाइस चांसलर्स हैं, अलग अलग क्षेत्रों में जिन्होंने अपनी प्रतिभा और योग्यता से न केवल अपने सम्मान को प्रदर्शित, अपनी क्षमताओं और योग्यता का प्रदर्शन किया है, बल्कि उन्होंने विश्व के कल्याण के लिए और विश्व कैसे अच्छा बने उसमें भी उन्होंने योगदान दिया है। और आज यहाँ पर भारत में आकर के वो इस कॉन्फ्रेंस में भाग ले रहे हैं। निश्चित रूप से विश्व के लिए कुछ कल्याणकारी बातें इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से निकल करके आएंगी, ऐसा मेरा विश्वास और भरोसा है। मैं आप सबको पुनः एक बार आभार व्यक्त करते हुए आपका धन्यवाद देता हूँ। आपने मुझे बुला करके मुझे भी जो सम्मान दिया उसके लिए भी मैं आपका हृदय से आभारी हूँ। धन्यवाद।